नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की इकोनॉमिक कंडीशन और उसके पैरेलल में जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है वो कैसे चलने वाला है। क्योंकि इसको लेके जो तरह तरह की बातें हैं वो चल रही हैं कि इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से डिफेंस का जो मॉडर्नाइजेशन है वो स्टॉल कर सकता है, जिस पे काफ़ी तरह के विचार और बयान रखे जा रहे हैं। अभी हाल ही में लेटेस्ट में आप देखोगे तो CDS ने भी इस पर कुछ टिप्पणी की है कि हमारी जो प्रायोरिटी है उसको हमें तय करने की आवश्यकता है और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि कौन कौन से वेपन हमें प्रोक्योर करने चाहिए। तो इस पे बात करने वाले हैं कि क्या कुछ ऑप्शन हम देख सकते हैं। तो जहाँ तक बात है इकोनॉमिक स्लोडाउन की, जो कि कोविड की वजह से होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये IMF भी प्रेडिक्ट कर चुका है कि जो ग्रोथ रेट रहने वाली है वो अगले 1 से 1.5 सालों तक 1 से 2 की ही रहेगी। और ग्रोथ रेट को रिकवर करने के लिए जो टाइम लगने वाला है वो थोड़ा टाइम जाएगा, एटलीस्ट 3 से 4 साल। तो क्या इस पूरे ड्यूरेशन में भारत इंतजार कर सकता है, या फिर यूँ कह लो कि भारत को अपने डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। अगर हम अपनी रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करें तो, और जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को, उन सभी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी आवश्यकता क्रिटिकल है, उन्हें प्रायोरिटाइज करना होगा। क्योंकि आप ऑलरेडी जानते होंगे कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का जो डिफेंस बजट है उसमें कुछ खास बढ़ोतरी हुई नहीं है। क्योंकि हमारे ओवरऑल डिफेंस बजट का एक मुख्य हिस्सा जो हमारे पर्सनल्स हैं उनकी पेंशन और सैलरी में जाता है। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस काफ़ी बड़ी यूनिट है, तो जो बजट भी रिमेन रहता है इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए, वो बहुत दफ़ा पर्याप्त नहीं होता है। सो अभी हमें करने की क्या आवश्यकता है कि जब तक ये इकोनॉमिक स्लोडाउन चलता है, इस पूरे ड्यूरेशन में हमें अपने आर्म्ड फोर्सेस की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि जो भी हमारे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि उसी लेवल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट से कम्पीट कर सकते हैं, तो उनको जल्द से जल्द प्रोक्योर करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे काउंटर सवाल ये आएगा कि क्या वो प्रोडक्ट चीप हैं। अगर वो प्रोडक्ट चीप नहीं भी हैं तो जो पेमेंट का मेथड होगा भारतीय कंपनियों के साथ और फॉरेन कंपनियों के साथ, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का की रोल होगा। और वैसे भी जो भारतीय प्रोडक्ट हैं उसको अगर एक बड़े नंबर में आप खरीदते हो तो उनकी जो प्राइस है वो अपने आप ही कम मिलेगी। तो अभी आवश्यकता ये है कि भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना में जो मॉडर्नाइजेशन है टेक्नोलॉजी को लेके, उसको अभी फिलहाल इंडिजिनस प्रोडक्ट से करने की आवश्यकता है। पहले बात करते हो आर्मी को लेके, तो अभी आर्मी की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली अगर बात करोगे गन की, आर्टिलरी की, तो तकरीबन 3000 के नंबर में जो आर्टिलरी गन है वो चाहिए, चाहे वो ट्रक माउंटेड हो या फिर टोड हो। तो यहाँ पे अगर आप स्वदेशी ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ATAGS का, जहाँ पे आप ATAGS को एक बड़े नंबर में प्रोक्योर कर सकते हो और उसकी जो प्राइस है वो भी मैनेजेबल हो जाएगी अगर आप एक बड़े नंबर में प्रोक्योर करोगे तो। दूसरे ऑप्शन के रूप में आप कुछ नंबर में MK1A भी प्रोक्योर कर सकते हो। हालांकि MK1A के वेट को लेके आर्मी उतनी हैप्पी नहीं है, सो अर्जुन MK1A के भी कुछ नंबर प्रोक्योर कर लिए जाते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन को लेके ये कुछ आने वाले 3 से 4 सालों के लिए जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस रहेगा, चलता रहेगा। वहीं पे जो आर्मी में स्मॉल आर्म्स है उसको भी आप इस तरह से रख के देख सकते हो कि जो स्मॉल आर्म्स प्रोक्योर किए जा सकते हैं भारतीय कंपनियों से, तो उन्हें प्रोक्योर करने की आवश्यकता है अगर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। तो बात करते हो एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स और नेवी की रिक्वायरमेंट को लेके जो डिबेट है वो काफ़ी बड़ी है। जहाँ पे नेवी एक तरफ अड़ गई है कि उनको जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 65,000 टन कैटेगरी का होना चाहिए, वो उनकी रिक्वायरमेंट है, ऐसा मानना है नेवी का। और उनको ये एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए ही चाहिए, INS विशाल। जबकि इसको लेके दूसरे पक्षों में ये राय है कि अगर नेवी को INS विशाल चाहिए तो जो भारतीय वायुसेना का प्लान है फाइटर जेट फ्लीट को मॉडर्नाइज करने का, वो रुक सकता है। तो इन दोनों में किसी एक को प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है। तो इस पर अगर मैं अपना टेक कहूँगा तो ये होगा कि अगर 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए तो आप ये कर सकते हो कि जो आपका अभी करंट INS विक्रांत है उसी के कैटेगरी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका निर्माण कर सकते हो आप, जिससे कि जो भी इंजीनियर्स और लेबर ने यहाँ पे काम किया हुआ है INS विक्रांत में, उनका जो एक्सपीरियंस है वो आप उपयोग में ला पाओगे, जो कि वेस्ट हो जाएगा अगर आप INS विशाल को प्लान करते हो 2025-2030 के बाद। तो और INS विक्रांत के कैटेगरी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर आप बनाओगे तो उसमें जो फंड का इन्वॉल्वमेंट होगा वो $8 to 10 बिलियन के ऊपर नहीं जाने वाला है, जो कि नेवी के ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग INS विशाल में $20 बिलियन के अराउंड लगने वाले थे। तो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट जो नेवी की रिक्वायरमेंट है वहाँ से 10 से 12 बिलियन डॉलर कट कर रहे हो। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखोगे इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो अभी समय की मांग ये हो चली है कि जो इंडियन एयरफोर्स का प्लान है तकरीबन 114 फाइटर जेट प्रोक्योर करने का, MMRCA है उसको ड्रॉप होना पड़ेगा, जिसकी जो लागत है वो 15 से 20 बिलियन डॉलर की है MMRCA 2.0 की। तो अगर आप उसे ड्रॉप करके तकरीबन 36 से लेकर 54 के बीच में, यानी कि 2 या 3 स्क्वाड्रन और राफाल के लिए लेते हो 6 से 7 बिलियन डॉलर के बीच में, और दूसरी तरफ राफाल के एडिशनल ऑर्डर के बाद जो 83 MK1A का प्रोक्योरमेंट है उसको फास्ट ट्रैक करके Mark II पे फोकस करते हो, जिसमें जो फंड को लेके इन्वेस्टमेंट होगा वो मॉडरेट रेट में होगा,
तो वो चीज़ भारत की जो इकोनॉमी है आने वाले कुछ 3 से 4 सालों में सस्टेन कर पाएगी। और यहाँ पे मैंने MMRCA 2.0 के बदले सिर्फ रफाल को इसलिए चुना है कि अभी हमारे पास ऑलरेडी रफाल के 2 स्क्वाड्रन हैं और रफाल के स्क्वाड्रन को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए 2 और स्क्वाड्रन होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे इसको लेके कुछ लोग ऑप्शन लेके आ रहे हैं ग्रिपेन का या फिर F-35 का, तो उसका कोई जो बेनिफिट है वो रह नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग वेंडर से खरीदते हो तो जो आपकी मेंटेनेंस और जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो दोनों बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही रफाल के ही 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीद के MMRCA 2.0 का चैप्टर क्लोज करना जरूरी होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम अपनी क्या राय रखते हैं उसकी जो महत्वता है वो बहुत कम है। इस बारे में इंडियन एयरफोर्स क्या सोचती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप दूसरी तरफ देख ही रहे होगे नेवी का साफ साफ कहना है कि उनको एक 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं नेवी के सबमरीन के रिप्लेसमेंट को लेके। तो नेवी के लिए जो अभी सबमरीन बनाए जा रहे हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन या फिर कलवरी क्लास सबमरीन, अगर आप उसी के एडिशनल ऑर्डर दे के P-75I को क्लोज कर देते हो तो वो ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन माना जाएगा। हालांकि इसके काउंटर में ये पॉइंट आते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेट कैटेगरी है वो अलग है। और दूसरा पॉइंट काफ़ी लोग ये रखते हैं कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के जो अकॉस्टिक सिग्नेचर है वो लीक हो चुके हैं। तो इन दोनों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप बात करते हो वेट कैटेगरी की तो अभी मेरे राय में यहाँ पे इंडियन नेवी को जो अपने नंबर ऑफ सबमरीन है उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। जहाँ तक बात है अकॉस्टिक सिग्नेचर की, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर DRDO का AIP सिस्टम आता है और वो किस प्रकार की जो अकॉस्टिक फ्रिक्वेंसी है वो जनरेट करता है तो वो चीज़ अभी किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे मेरे नज़र में बेटर ऑप्शन यही होगा कि DRDO के AIP के साथ अगर हम कलवरी क्लास सबमरीन के ही जो एडिशनल प्रोडक्शन है वो कर लेते हैं तो वो एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज के लिए। तो ये कुछ मुख्य प्रोडक्ट हैं जो कि आने वाले 3 से 4 सालों में जब तक आपकी इकोनॉमी रिकवर नहीं हो जाती है ये आपके डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को इस पूरे टाइम में फ्यूल देता रहेगा। क्योंकि जो आपका डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है वो इंतजार नहीं कर सकता है कि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बड़ा हो, तभी जो डिफेंस सेक्टर है वहाँ फोकस किया जाएगा। दूसरी तरफ जो आपके थ्रेट्स हैं चाहे वो चाइना से या फिर पाकिस्तान से हो, तो जो थ्रेट लेवल है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, स्पेशली चाइना की तरफ से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस पूरे इकोनॉमिक स्लोडाउन के प्रोसेस में बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि जो भी प्रोडक्ट भारतीय हैं उनका चुनाव सोच समझ के किया जाए। और यहाँ पे मैं एक और डिस्क्लेमर डाल देना चाहूँगा, ये जो हम अभी बात कर रहे थे इसका मतलब ये नहीं है कि उन सभी प्रोडक्ट को प्रोक्योर कर लिया जाए जो स्वदेशी हो, ऐसा हमारा बिल्कुल मानना नहीं है। केवल वही इंडिजिनस प्रोडक्ट प्रोक्योर किए जाने चाहिए जो कि विश्व स्तर पे सेम क्लास के वेपन कैटेगरी के साथ कम्पीट करने में सक्षम हो। तो इस पूरे थॉट प्रोसेस पे आप लोगों को क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मुझे पता है इस पे बहुतों की राय अलग अलग होगी, तो यहाँ पे जो मेरा टेक है वो रखा है मैंने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।